चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस हस्ती की जयंती राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस से जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी या एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी। दोस्तों, आज के दिन अर्थात 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। सबसे पहले एक फैक्ट समझते हैं। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ऑफिशियली राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस सेलिब्रेट किया है, डिक्लेयर किया है। यह इनिशिएटिव फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था 2003 में और इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। अब सवाल उठता है, नेशनल सेफ मदरहुड का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी पीरियड तक मदर अर्थात माँ और बच्चे दोनों सेफ रहें। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में मैटरनल डेथ्स एक सीरियस इशू है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। इसलिए इसका मेन गोल है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अर्थात MMR को रिड्यूस करना। अब ये MMR क्या होता है? फ्रेंड्स, MMR में हर 1 लाख लाइव बर्थ पर कितनी मैटरनल डेथ होती है उसे MMR से नापते हैं। जितना ये संख्या कम होती है उतना ही एक समाज और देश के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर एक ग्लोबल कमिटमेंट भी आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में MMR को 70 से नीचे रखा गया है। अब भारत इस विषय में क्या कर रहा है? तो भारत बहुत सारे टारगेटेड प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जननी सुरक्षा योजना, JSY। इसमें गवर्नमेंट प्रेग्नेंट वुमेन्स को कैश इनिशिएटिव देती है ताकि हॉस्पिटल में डिलीवरी करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ होती है। फिर आता है PMSMA। यह है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें हर महीने 9 तारीख को फ्री एंटीनेटल चेकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं नेशन वाइड। अब समझिए ये एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर क्या होती है। एंटीनेटल का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान मॉनिटरिंग और पोस्टनेटल का मतलब होता है डिलीवरी के बाद मदर अर्थात माँ और चाइल्ड की केयर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है न्यूट्रिशन अवेयरनेस, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन डायरेक्टली मैटरनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। यहाँ फोकस स्पेशली किन पर है? तो ग्रामीण और मार्जिनलाइज्ड वुमेन पर, जिनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस लिमिटेड होता है। तो दोस्तों, सेफ मदरहुड डे सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, यह एक मिशन है एक ऐसी सोसाइटी बनाने का जहां माँ सेफ हो और डिग्निफाइड तरीके से वह अपना जीवन जी सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पाकिस्तान दिवस से निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड। सिगमुंड फ्रेड, इवान पावलोव, जोसेफ लिस्टर या जेम्स पार्किंसन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जेम्स पार्किंसन। ये है श्री जेम्स पार्किंसन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज की जो धीरे धीरे इंसान की बॉडी कंट्रोल को अफेक्ट करता है, और इस अवेयरनेस के लिए हर साल आज ही के दिन वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है। यह दिन मार्क करता है ब्रिटिश डॉक्टर की बर्थ एनिवर्सरी जेम्स पार्किंसन को। उन्होंने 1817 में पहली बार इस डिजीज को डिस्क्राइब किया था। किसको? पार्किंसन डिजीज को। उन्होंने इसका नाम दिया था शेकिंग पाल्सी। अब समझिए पार्किंसन डिजीज क्या होता है। यह एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, मतलब टाइम के साथ वर्सन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है कि इसमें मेन कोर्स होता है डोपामाइन डिफिशियंसी, जो ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट सस्टेंशिया निगारिया में होता है। डोपामाइन फ्रेंड्स क्या करता है?
ये मूवमेंट कंट्रोल करता है, और जब इसका लेवल कम होता है तो बॉडी मूवमेंट्स अबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसमें कंपन होता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, और बैलेंस करने में बॉडी को भी प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों, यह दुनिया की सेकंड मोस्ट, दूसरी सबसे बड़ी कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। किसके बाद? अल्जाइमर के बाद। अल्जाइमर सबसे पहले नंबर पे आता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के मामले में, और दूसरे नंबर पे आता है पार्किंसन डिजीज। इसका ऑफिशियल सिंबल है रेड ट्यूलिप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्टूबर 2026 में आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में होगी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बैंकॉक, मैड्रिड, जिनीवा या नैरोबी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बैंकॉक। दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस का सबसे बड़ा इवेंट होता है ओलंपिक्स ऑफ फाइनेंस। कौन सा? वर्ल्ड बैंक मीटिंग। और यह इस साल 2026 में थाईलैंड में होने जा रही है, 35 साल बाद। अच्छा, यह थाईलैंड में हो रही है, इससे पहले थाईलैंड में यह 1991 में हुई थी। यह इवेंट होगा फ्रेंड्स 12 से 18 अक्टूबर तक 2026। और जब यह इवेंट होगा तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हुए। इसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है, 191 कंट्रीज से। अच्छा, इसका थीम है थाईलैंड्स न्यू होराइजन, एम्पावरिंग पीपल, बिल्डिंग रेजिलियंस। इसमें देश भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और जो वहाँ के विदेश मंत्री होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगले अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी भारतीय कलाकृति निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग बनी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, शकुंतला, ग्राम यात्रा, यशोदा या दमयंती। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यशोदा और कृष्णा की। यह वो पेंटिंग है फ्रेंड्स। दोस्तों, भारतीय आर्ट में एक हिस्टोरिक मोमेंट तब आया जब एक पेंटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पेंटिंग का नाम है यशोदा एंड कृष्णा, और यह बिकी है 167.2 करोड़ रुपए में। यह ऑक्शन हुआ था मुंबई में, और यह बन गई है सबसे महंगी मॉडर्न इंडियन आर्ट वॉक। इसने एम.एफ. हुसैन की ग्राम यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब इस पेंटिंग को समझते हैं। फ्रेंड्स, यह पेंटिंग बनाई गई थी 1890 में ऑयल ऑन कैनवास टेक्निक से, और यह डिपिक्ट करती है एक इमोशनल सीन। यशोदा माई जो है वह गाय का दूध निकाल रही हैं, और कृष्णा उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, इस पेंटिंग को परचेज किया है साइरस एस पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन है, और इसे डिक्लेयर किया गया है रजिस्टर्ड एंटिक्विटी एंड नॉन एक्सप्लोटेबल ट्रेजर। मतलब यह जो पेंटिंग है यह देश से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। इसके जो आर्टिस्ट हैं वह हैं राजा रवि कुमार, जो कि 1848 में केरला में जन्मे थे। उनकी खासियत थी कि उन्होंने यूरोपियन रियलिज्म को इंडियन माइथोलॉजी के साथ ब्लेंड किया था, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ था, उन्होंने भगवान को ह्यूमन फॉर्म्स में डिपिक्ट किया, जिससे वह कॉमन लोगों के बीच रिलेटेबल बन गए। और 1894 में उन्हें लिथोग्राफी प्रेस स्टार्ट की थी, जिससे उनकी पेंटिंग मास लेवल पर रिप्रोड्यूस होने लगी और आर्ट डेमोक्रेटाइज हो गई। उन्हें 1904 में हम किसकी बात कर रहे हैं? राजा रवि कुमार की। राजा रवि कुमार को 1904 में केसरा हिंद मेडल से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्लेटफॉर्म ने 18.4 लाख करोड़ की संचयी खरीद मूल्य हासिल किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ई नैम पोर्टल, जीईएम पोर्टल, जीएसटीएन नेटवर्क या यूपीआई प्रणाली। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जीईएम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा सिस्टम जहां गवर्नमेंट की सारी खरीदारी, चाहे पेन हो या पावर प्लांट इक्विपमेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और एफिशिएंट तरीके से हो। यानी
पर यहीं पर रेवोल्यूशन लेकर आया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अर्थात GEM। और सबसे पहले एक पावरफुल डेटा पॉइंट, GEM ने अचीव किया है 18.4 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। और सिर्फ यह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही 5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट इसका हुआ है। मतलब इसका अडॉप्शन एक्सलेट हो रहा है। अब समझते हैं GEM क्या है। यह भारत का नेशनल पब्लिक पोर्टल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है फ्रेंड्स, जो लॉन्च हुआ था 2016 में। इसका मेन पर्पस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देना, जहां वो गुड्स और सर्विस प्रोक्योर कर सकते हैं। इसे यूज कौन करता है? तो इसे यूज करते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, PSU और उनके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है फ्रेंड्स, यह प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली डिजिटल है, क्लैशलेस है और सिस्टम ड्रिवन है। मतलब ह्यूमन इंटरवेंस इसमें मिनिमम होता है। और दोस्तों, यहीं से करप्शन कंट्रोल का भी रास्ता बनता है, क्योंकि जब ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता है तो करप्शन भी कंट्रोल में आ जाता है। अब टेक्नोलॉजी एंगल देखिए। GEM में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज होते हैं, जो एनोमली डिटेक्ट करते हैं, यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। और एक्सेसिबिलिटी के लिए एक मल्टीलिंगुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, ताकि डिफरेंट रीजन्स के लोग इसे इजीली यूज कर सकें। इसमें प्रोक्योरमेंट होता है 3 मोड से: डायरेक्ट परचेज, ई बिडिंग और रिवर्स ई ऑक्शन। इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, करप्शन रिड्यूस होता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य को निम्नलिखित में से कौन सी नदियां घेरती हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रवि चेनाब, गंगा यमुना, ब्यास सतलज या सिंधु झेलम। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रवि चेनाब। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड में एक रेयर और फैसिनेटिंग डिस्कवरी सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक अल्बाइनो हिमालय तार साइट हुआ है। अब समझिए, ये नॉर्मल साइटिंग नहीं है। एल्बिनो एनिमल्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है। सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारमोर रीजन में लोकेटेड है, और यह स्टेट का सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ज्योग्राफिकली यह सेंचुरी रवि और चेनाब रिवर बेसिन के बीच में है और हाई एल्टीट्यूड टेरेन में है। इसका एल्टीट्यूड लगभग 2195 मीटर से लेकर 5040 मीटर तक जाता है। इसके सराउंडिंग एरियाज में है धौलाधर और टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हिमालयन थार की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हिमालयन थार जो है, यह IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटन कैटेगरी में आता है, और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है। अब ये अल्बाइनो का केस समझते हैं। एल्बिनिज्म जो होता है ना फ्रेंड्स, वह एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जिसमें मेलेनिन एब्सेंट होता है। इसलिए एनिमल जो होता है, जानवर जो होता है, वो पूरे व्हाइट कलर का होता है और उसकी आईसाइट भी वीक हो जाती है। और दोस्तों, ये एनिमल्स प्रेडेटर के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं, इसलिए इनका सर्वाइवल के चांसेस बहुत लो होते हैं। इनके लिए थ्रेट्स होते हैं हैबिटेट का लॉस, लाइफ स्टॉक का कॉम्पिटिशन, जो फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम में बहुत ही कम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत में बीमा क्षेत्र के लिए IND-AS लागू किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IRDAI, RBI, SEBI या नाबार्ड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, IRDAI। दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक साइंस रेवोल्यूशन चल रहा है, जो कंपनीज के अकाउंट ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन कर रहा है, और यह चेंज आ रहा है IND-AS इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। अब ये IND-AS इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो उसको भी समझेंगे, पर इससे पहले हमें IRDAI के मतलब समझना। फ्रेंड्स, IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसने हाल ही में मैंडेट किया है 1 अप्रैल 2026 से इंश्योरेंस कंपनीज IND-AS फॉलो करेंगे। कौन कौन से कंपनीज? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी। अब सवाल आता है कि IND-AS क्या है? यह है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो नोटिफाई किए गए थे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। और यह किस पर बेस्ड है? यह बेस्ड है
IFRS के पर, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स पर। मतलब भारत अपने अकाउंटिंग सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन कर रहा है। अब डिफरेंस समझते हैं। पहले पुराने सिस्टम जो था ना, वह इंडियन गैप पर बेस्ड था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने तमिलनाडु के तट पर समुद्री नेमाटोड की एक नई प्रजाति खोज की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, CSIR, IACR, ICAR, DRDO या फिर ZSI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ZSI। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है दो नए मरीन नेमाटोड स्पीसीज तमिलनाडु के कोस्ट पर। इनका नाम है कोरोनोनियमा। मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फ्रेंड्स, आपके रेफरेंस के लिए। कोरोनोनीमा धित्ती और ईपा कैंथोनियन इंडिका। अब समझिए नेमाटोड्स क्या होते हैं। इन्हें हम राउंड वर्म्स भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो एलोंगेट, कुछ नेमाटोड्स एलोंगेटेड होते हैं और इनके एंड्स टेपर्ड होते हैं। ये कोरोनोनीमा धित्ती जो है, यह अपनी जीनस की सिर्फ 4th नोन स्पीसीज है ग्लोबली, और पहले यह ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई गई थी। दूसरी स्पीसीज इनकापोथिया इंडिका जो है, यह मैंडिबल्स और टूथ लाइक स्ट्रक्चर है और यह प्रेडेटर बनाते हैं इसे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण करना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, प्रगति, सर्वसेवोत्तम, साधना या स्पार्क। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, साधना। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आई गॉट पोर्टल। इसके बारे में हाल ही में उस पोर्टल में जो है सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है उसमें ट्रेनिंग मैंडेटरी की गई थी कि कुछ घंटे की ट्रेनिंग करनी है। इसी के लिए लॉन्च किया गया था 2 से 10 अप्रैल तक साधना सप्ताह। मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताता हूँ। गवर्नमेंट्स का असली इंजन क्या होता है? सिर्फ पॉलिसीज नहीं, बल्कि ट्रेंड, एफिशिएंट और अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट्स। और इसी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत ने लॉन्च किया था एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम, मिशन कर्मयोगी, और इसके अंडर सेलिब्रेट किया गया था साधना सप्ताह, जो हुआ था 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक। अब समझिए, यह कोई सिंपल इवेंट नहीं था। यह एक्चुअली मार्क करता है मिशन कर्मयोगी के 5 साल और साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के फाउंडेशन डे। इसमें हजार इसमें 100 से अधिक मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और 250 इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे। मतलब पूरा गवर्नमेंट इकोसिस्टम इन्वॉल्व था। इसमें फोकस था सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट्स, मतलब पॉलिसीज का जो सेंटर है वो सिटीजन होने चाहिए। और दूसरा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, यानी ऑफिसर्स को उनके रोल्स के लिए अकॉर्डिंग ट्रेन करना। यहाँ पर एक डिजिटल एवोल्यूशन आता है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर 4600 कोर्सेज अवेलेबल हैं और दोस्तों 8 करोड़ कंप्लीशन हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से मेलर्सस अर्सिनस के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सन भालू, ध्रुवीय भालू, भूरा भालू या स्लॉथ भालू। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, स्लॉथ भालू। यह है स्लॉथ भालू। इसका साइंटिफिक नाम है मेलुरस स्यूनिसेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझिए, यह स्पीसीज जो है, यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह एक माइमिकोफाइगोस स्पीसीज है, यानी इसकी डाइट जो है वो है एंट्स और टर्माइट्स। अब सवाल यह है कि ये इंसेक्ट्स कैसे खाता है। तो फ्रेंड्स, इसके पास एक यूनिक एडेप्शन है। इसके ऊपर इंसाइसस एब्सेंट होते हैं, जिससे वैक्यूम क्रिएट जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है और यह इंसेक्ट्स को बिल के पास जाके सक कर लेता है। और इसके लॉन्ग स्नॉट्स और लिव्स भी इसके लिए एडेप्टेड है। यह मोस्टली नॉक्टर्नल और क्रैपुसुलर होते हैं, मतलब
या तो ये रात में आते हैं या सुबह या शाम एक्टिव होते हैं, दोपहर में नहीं। इनका हैबिटेट होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स, जहाँ डेंस वेजिटेशन हो। यह IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में है और भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के प्रतिभूति बाजार को विनियमित करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपको आना चाहिए था। इसके ऑप्शंस थे RBI, सेबी, नाबार्ड या IRDAI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सेबी। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर होता बहुत जरूरी है। अब भारत यह रोल प्ले करता है सेबी के थ्रू। सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, सेबी जो एस्टेब्लिश कब हुआ था एस्टेब्लिश, यह 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1952 में इसे स्टैट्यूटरी पावर मिल गए थे। इसका रोल है कि सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेट करना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यह ओवरसी करता है स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, इंटरमीडियरीज और इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अभी हाल ही में एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है जिस कारण से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हाल ही में KV रमन्ना मूर्ति को अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी और उनका टेन्योर होगा 3 साल का। यह अपॉइंटमेंट नोटिफाई हुआ है हाल ही में मार्च 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की स्मृति में 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। आपको ऑप्शंस हैं फ्रेंड, WMO, UNEP यूनिट, WHO एजेंसी या FAO काउंसिल। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।